हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स एज वेल एज डॉक्ट्रिन्स विच आर रिलेटेड टू योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी, सो एज सच आपके एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ डॉक्ट्रीन आ जाती है, ठीक है, या फिर उसके रिलेशन में कुछ क्वेश्चन डॉक्ट्रीन का आ जाता है या कुछ ऐसे मैक्सियम का आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम काफी मैक्सिम्स एंड डॉक्ट्रिन्स करेंगे। सो ये आप लेक्चर ध्यान से समझना और देखना। ओके, नोट्स इसके प्रोवाइडेड होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए वो टेलीग्राम चैनल हमारा ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ पहला कंसेंसस एड आइडियम जो बहुत ही कॉमनली आपके पेपर में ये आता है। जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें भी था, जब हमने ये देखना था कि मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो consensus ad ideum it means that there should be the meeting of minds। ये बात कहता है there must be the meeting of minds of both the parties on the same subject for a valid contract, on the same subject in the same sense, so that कोई इग्नोरेंस ना हो, कोई इंटेंशन का डिफरेंस ना हो, ये ना दूसरी पार्टी बोल दे कि हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं थी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की और मीटिंग ऑफ माइंड्स प्रॉपरली नहीं हुआ है। सो बेसिकली जो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दैट जब आप एक्सेप्टेंस करो वो फ्री कंसेंट के साथ हो आपकी। ओके जी, X contracts with B to sell his White House. B sends his acceptance for same horse। A valid contract, यहाँ पे horse आएगा या house ही है। A valid contract is made. Example, X contracts with B to sell his white horse. B sends his acceptance for the black horse. This is not a valid contract. So इन दोनों केसेस में आप समझो X और B का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो व्हाइट हॉर्स को लेके हुआ है। ओके जी, जब एक्सेप्टेंस बी ने व्हाइट हॉर्स की करी तब वैलिड। अगर उसने उसको लगा कि हॉर्स की बात सिर्फ वो कहते हॉर्स है और वो बात कर रहा हो व्हाइट की, वो उसको लगे ब्लैक है। हमने ये भी एक एग्जांपल करा था अपनी थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं बनता बिकॉज योर कंसेंट इज नॉट फ्री, देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। सो there should be the meeting of minds for both the parties on the same subject about which they are going to do a contract in the same sense। okay, now let us see the next ओब्रिमा फाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इवन की जुडिशरी के एग्जाम में भी आ चुका है। रिसेंट जो हरियाणा वाला हुआ था उसमें आया था। ये बेसिकली क्या कहता है, अटमोस्ट गुड फेथ व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड फेथ, ठीक है। तो इस कैसे, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, ये इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। It is a name of a legal doctrine which governs insurance contracts। This means that all parties to an insurance contract must deal in good faith, making a full declaration of all material facts in the insurance proposal। This contrasts with the legal doctrine caveat emptor which says let the buyer beware। So basically this says Obrima fights as well as your caveat emptor, these both doctrines go side by side, these both contrast with each other because one it says that let the buyer beware, ठीक है। ये भी कई बार ऐसा आ जाता है आपके एग्जाम में caveat emptor, बट Obrima fights तो बहुत बार आ चुका है, which means with utmost good faith when you enter, you have that good faith with the other party when you enter into a contract। okay, best example insurance policies, contracts are its example। okay, now next, nudum pactum, a gratuitous or a bare promise devoid of any consideration। आप कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो जो कि एक ग्रेटुइटियस टाइप का हो, जिसमें आप कंसीडरेशन की इतनी जरूरत ना हो, एक बिलीफ हो। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं बेयर और नेकेड प्रॉमिस के बेस्ड पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू अ प्रॉमिस
that is not legally enforceable for want of consideration. So that it just refers to a promise that is not legally enforceable for want of consideration. Okay, legally enforceable किस point पे नहीं है? For the want of consideration, because that is based on a certain promise. Okay, now an example of nudum pactum would be an offer to sell something without a corresponding offer of value in exchange, while the offer में, देखो यहाँ से समझो, जब कुछ आपको ऐसा ऑफर मिला है टू सेल समथिंग विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफर, आपको उसके अगेंस्ट कोई ऑफर नहीं मिल रहा, उसकी एक्सचेंज में, ऑफर के एक्सचेंज में कंसिडरेशन नहीं मिल रही, तो हमने क्या पढ़ा था, आपके ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल जब आपका आ गया तो आप कह सकते हो उसमें नूडम पैक्टम वाले भी कवर होंगे। ओके जी, नाउ while the offer may bind a person morally, since the offer has not been, देखो यहाँ पे क्या बात है, जब कंसिडरेशन की कहते हैं इसमें इतनी वैल्यू नहीं होती एक्सचेंज के लिए, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ नेकेड प्रॉमिस, ऑन अ बेयर प्रॉमिस, ठीक है, एंड सच ऑफर्स बाइंड अ पर्सन मॉरली नॉट लीगली, बिकॉज लीगली कब होंगे, जब when there will be a valid consideration. Okay, so here the person is bound morally. Okay, now since the offer has not been created with any consideration, it is gratuitous and treated as a unilateral contract. The offer is therefore revocable at any time by the offerer before the acceptance of the offering. अब आपको ऑफरर ऑफरी पता है ना, ऑफरर क्या होता है, जो ऑफर देता है, OR, जिसको ऑफर मिलता है, that is offering. So before the acceptance of the offerer has the right to revoke the contract. Okay ji, so nudum pactum, also known as bare naked promise, contract not clothed in consideration. हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपकी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, राइट, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगी, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉमिस कि यस आई विल डू दिस, नॉट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ अदर वैल्यू। ओके, अब समझ गई नूडम पैक्टम क्या है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। ये क्विड प्रो क्वो मैंने आपको कब कराया था, ये कंसिडरेशन में बताया था। When you give something for something, आप शॉप पे जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, सामान शॉपकीपर से लेके आते हो, उससे उसके वहां से क्या लेके आते हो, आप सामान लेके आते हो और अपनी तरफ से उसको इन एक्सचेंज पैसे दे के आते हो। ठीक है जी, तो ऐसे और भी जो आप डेली, जो आप इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, एग्रीमेंट्स करते हो, ये ऑर्डर कर दिया अमेज़न से, स्विगी से वो ऑर्डर कर दिया, जोमैटो से ये कर दिया, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स गोइंग ऑन which is something for something, that is consideration in contract law. So quid pro quo means something for something. Okay ji, now is used to describe when two parties engage in a mutual agreement. देखिए अब यहाँ पे बात समझो, टू पार्टीज, नोट ऑफ वन पार्टी, टू पार्टीज इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. In quid pro quo agreement, one transfer is contingent upon the reciprocal transfer. So आपका एक ट्रांसफर जो होगा इसमें क्या होता है, कंडीशनल होता है दूसरे के रेसिप्रोकल ट्रांसफर के लिए। बट टफ कौन सी बात है, इतना इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी शॉप से आप पेन भी लेने जाते हो, उसकी शॉप से आपको पेन तभी मिलता है जब आप उसको उसके पैसे दे देते हो। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल गुड्स between each other, and those exchange of that particular goods is the consideration, and here the maxim says it means quid pro quo, something for something. Okay, now as the term quid pro quo is used similarly in business and legal context to convey that a good or service has been exchanged for something of equal value. Okay, this is a give and take policy, right? Now
Doctrine of restitution. If a minor has unjustly enriched himself, equity demands that such property or goods be restored by minor. अब minor ने unjustly किसी चीज में, वो कॉन्ट्रैक्ट में या कुछ में एंटर हो गया है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर देता है वो हमारे वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बिकॉज माइनर हैज नॉट द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ अब क्या है, कहते हैं अगर वो ऐसा कुछ हो जाए तो इक्विटी क्या है, इक्विटेबल जस्टिस आपकी क्या डिमांड करती है, दैट सच प्रॉपर्टी और गुड्स विच शुड बी रिस्टोर्ड बाय द माइनर to that particular person with whom he has entered into a contract. Okay, now let us see the example. X, a minor, makes a contract with D to sell his house and pays him 50,000 rupees. The contract is held as void ab initio by the court and the house is returned to X. X must return the consideration for the house, that is 50,000 back to D. समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है। सो माइनर इज नॉट अलाउड, बेसिकली जो आपकी कैपेसिटी के नहीं है, एंड दोज पीपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इक्विटी डिमांड दैट सच प्रॉपर्टी और गुड्स शुड बी रिस्टोर्ड बिकॉज दे वर नॉट, मतलब दैट कॉन्ट्रैक्ट इज हेल्ड वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम इनिशियल स्टेज ओनली दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द void contract. Okay, now right to recession of contract induced by fraud, misrepresentation, undue influence and coercion is voidable at the option of the party whose consent was so caused. अब कोई आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, बाय फ्रॉड आ गए हो, कुछ किसी ने आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी फैक्ट्स की, या किसी के इन्फ्लुएंस में आप एंटर कर गए हो या अंडर कोवर्जन कर गए हो, तब इस केस में देखो आपको पता होनी चाहिए ये बात, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका मेंटली मेंटली आप किसी के उसमें आते हो, कोवर्जन में फिजिकली किसी के प्रेशर में आके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो। ओके, सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर voidable at the option of the party whose consent was so caused. Example, X gives threat to B, her husband, that she will commit suicide if he does not transfer the property in her name. B transfers the property out of coercion. This is a voidable agreement and B can repudiate it. उसको रोक सकता है because such contract he entered under what they have saying out of coercion, he entered into that particular contract. So आप किसी भी contract में by fraud, misrepresentation, undue influence या coercion में किस तरीके से enter कर जाते हो, you can avoid, you can make that contract avoid also, like void कर दो, आप उसको voidable कर दो। जरूरी नहीं है अब आपने एंटर कर दिया उसको फुलफिल करना है, उसकी कंडीशंस दिखाओ कोर्ट में कि ऐसे ऐसे हो गया था, हमने तो एंटर कर लिया, हम होना नहीं चाहते थे। इजी। नाउ नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ, अब यहां पे देखो बात कर रहे हैं नॉन एस्ट फैक्टम की, इट इज अ डिफेंस, ओके, विच सेज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस। अब देखो आपको समझनी है ये बात, कुछ आपका डॉक्यूमेंट किसी ने एंटर कर दिया था माइनर ने, वो तो वॉइड एब इनिशियो हो गया था, अब आपने किसी इग्नोरेंस में आके मिस्टेक में आपने इग्नोरेंस फैक्ट को लेके आप एंटर कर गए हो, तब कहते हैं आप कैसा ये इसका डिफेंस ले सकते हो आप नॉन एस्ट फैक्टम का। ओके, विच सेज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस, मिस्टेक इज टू नेचर ऑफ प्रॉमिस, इट अलाउज signing party to escape performance of agreement which is fundamentally different from what he or she has intended to execute or sign. अब आपकी इंटेंशन कुछ और थी, आप इग्नोरेंस में आपने कुछ और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा दिया, अब आपके पास क्या एस्केप है, आपके पास क्या डिफेंस है उससे बचने का, तो नॉन एस्ट फैक्टम जो है कि आपका डिफेंस है जो बताता है कि अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया है जो आपका डिफरेंट था तो आप उससे एस्केप कर सकते हो। ओके जी, तो आपको नॉन एस्ट फैक्टम को कैसे याद रखना है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट
एग्जीक्यूट कर लेते हो इन इग्नोरेंस. ओके, सो दैट विल हेल्प यू एज अ डिफेंस अगेंस्ट इट. नाउ अब आपके आ गए हैं इनोवेशन, ऑल्टरेशन. इनोवेशन क्या होता है? जब आप कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के उससे ही कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, तब उसको हम इनोवेशन बोल देते हैं. सब्स्टिट्यूट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. सब्स्टिट्यूट इज योर इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. कॉन्ट्रैक्ट है बट उसका सब्स्टिट्यूट आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का न्यू कॉन्ट्रैक्ट से जब आप कर देते हो, सो रिप्लेसिंग ऑब्लिगेशन और एडिंग एन ऑब्लिगेशन, रिप्लेसिंग अ पार्ट टू द एग्रीमेंट, तो हम बोलते हैं इनोवेशन हो गई है आपकी. कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट था एग्जिस्टिंग, उसमें कुछ आपने चेंजेस करने थे, कुछ ऑब्लिगेशंस रिप्लेस करनी थी, कुछ ऐड करनी थी, कुछ नई चीजें ऐड करनी थी, तो आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसका सब्स्टिट्यूट बना दिया, तो उसे हम बोलते हैं इनोवेशन. ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है जब आपका फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन सब्स्टिट्यूट उसका न्यू आ गया. अब आती है बात आपकी ऑल्टरेशन की. ऑल्टरेशन क्या कहता है? चेंज ऑफ नेचर ऑफ. अब इसमें नेचर ऑफ चेंज कर दिया हमने, नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ही चेंज जब हम कर देते हैं, उसकी कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की बोथ पार्टीज की कंसेंट से. बेसिकली इसको कैसे समझोगे आप? आपका ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें आपने क्या करा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के सब्स्टिट्यूट में न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, इसको खारिज कर दिया, न्यू बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं नोवेशन. अब यही आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें आपने कुछ और चीजें ऐड कर दी, एडिंग कर दी, इसको ऑल्टर कर दिया, पर दोनों पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है, तब इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरेशन हो गई है. कि अब वो ही एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कुछ न्यू चीजें ऐड कर दी, इसमें क्या होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है, सो वो नोवेशन होता है. ओके जी. नाउ डॉक्ट्रीन ऑफ इम्प्लाइड टर्म. देखो ये क्या होता है, आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं ना, उसमें कुछ इम्प्लाइड हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, इम्प्लाइड टर्म क्या होती है, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, देयर इज अ सर्टेन थिंग विच इज इम्प्लाइड. अब आप कुछ बाय करने जाते हो, आपको पता है ये चीज सही होगी, जब चेक ना करो आपको पता है ये सही निकलेगी. कई बार आप चेक करते हो, देखते हो गलत है, तब तभी के तभी बोल देते हो. आपने लेस का पैकेट लिया, आपको पता है ठीक ही होगा, आप ले आते हो. सो सच थिंग्स आर इम्प्लाइड टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि यू नो दैट कुछ डिफेक्टिव नहीं होगा. ओके, सो practice of setting down default rules for contract. An example of an implied contract term is when the buyer of a product purchaser as a product and assumes it will be free of general defects. So when you assume that it is free from some certain general defects, you have that implied term for that particular contract. Okay ji, so that is known as the doctrine of implied term. Now डॉक्ट्रीन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. अब कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है बट उसकी परफॉर्मेंस अब हो नहीं सकती बिकॉज इसमें कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई है. द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. सो when there is some supervening impossibility to perform the contract, in that particular case no party is held liable for penalty for the non-performance. Okay, तो यहाँ पे यही बात कहते हैं, impossibility arising after the formation of contract but before performance by the promisor, after the contract has been made impossible, आपका contract impossible हो गया है, ठीक है, no party is liable for penalty for non-performance. कुछ ऐसी impossibility आ गई, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. इसमें हमने एक्स एंड वाई सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली, दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट आफ्टर 3 days the countries goes into war, the contract is repudiated by the supervening impossibility. की वैसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई है कि क्या कर सकते हैं, पेनल्टी नहीं भर सकते, इसकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं, मतलब जो भी है. तो इसमें आपको ये बात समझनी है, बेसिकली आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ने वहीं के वहीं ये क्या बातें समझ लेनी है कि अब इसकी इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, इसका क्या मतलब है, इम्पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होगा.
अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होगा, इस करके सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी करके नहीं परफॉर्म होगा, तो नो पार्टी विल बी हेल्ड लायबल फॉर पेनल्टी बिकॉज द एक्ट वॉज इम्पॉसिबल, जो हम फोरगो नहीं कर सकते थे, अब उसके चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना। अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए नो पार्टी विल बी हेल्ड लायबल। ओके, नाउ क्वांटम मैरियट ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया था, दोबारा इसको अब डिस्कस करते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैरियट मीन्स द अमाउंट ही डिजर्व्स और एज मच ही हैज अर्नड। In simpler terms, it refers to the actual value of the services rendered or performed. Even if there is no specific contract, this law implies the promise to pay a reasonable amount for the labor and material furnished. Basically, quantum merit का क्या मतलब है? इसको ऐसे समझो कि आपने जितना काम कर लिया है, ठीक है, आपने किसी का कोई काम करके दे दिया, अब उसने कह दिया और मेरे को नहीं करवाना, तो जितना आपने काम करा है the other party will be liable to pay you that much money, that much consideration. ओके, सो क्वांटम मैरियट का मतलब मैरिट से समझो, क्वांटम से भी समझो, जितना कर लिया है काम उतने के पैसे दो, बात खत्म। ओके, नाउ Raju agreed to construct a house for Pinku for a lump sum of 5 lakh. Raju did complete the work, but Pinku complained of fault in the work done by him. It cost Pinku another 1 lakh as a remedy to the defect. In this example, Raju could only recover 4,000 from Pinku by reducing the amount of bad work done. So basically, आपको इसको क्या समझना है, दोनों तरह के एग्जाम्पल्स है, दूसरा भी पहले देख लो। Eliana agreed to construct a house for Alex for 10 lakhs, but in midway she abandoned the contract after having done the work worth 4 lakhs. Afterwards, here should be Alex, somehow got the work completed. Here Elena could not recover anything for the work she has done, as she was entitled to the payment only on completion of the work, which apparently she could not do. Now, अब देखिए, अब आपको क्या समझना है इसमें, यहां पे उसने अगर 4 लाख का काम करा है तो उसको 4 लाख देने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज 10 लाख नहीं मिलेंगे अब उसको, जितना काम करा है उतना, और यहाँ पे जब जितने से नुकसान करा है वो पैसे कट करके दे दो। तो बेसिकली क्वांटम मैरियट को आप ऐसा समझो कि जितने आप डिजर्व करते हो, ठीक है, और जितना आपको अर्न करना चाहिए उतना आप उनको दे दो, ठीक है, सो दैट कोई दिक्कत ना आए। So even if there is no specific contract, this law implies the promise to pay a reasonable amount for the labor and material furnished. So basically it means the amount he deserves or as much he has earned. There should be the reasonable amount for it. ठीक है, इजी क्वांटम मैरियट समझ गए। आपको इसमें कुछ और याद नहीं रखना, बस ये बात याद रखनी है, as much the other person is deserving, the reasonable amount should be given to that particular person for that particular work which he has done or completed. Okay ji, now next, quantum valuant, it means as much as they were worth, used in case of goods sold without specifying any price. It is a common count at law very similar to quantum Marriott. The two legal actions differ only in that quantum Marriott is used to recover the reasonable value of the services, okay, while quantum valuant is used to recover the reasonable value of goods sold and delivered. ओके, तो आपने जितने गुड्स सोल्ड करे हैं उतने के आपको पैसे मिलने चाहिए, ये आपका क्वांटम वैल्यूएंट कहता है। क्वांटम मैरियट क्या कहता है, जितनी आपने सर्विस करी है उसके अकॉर्डिंग आप रीजनेबल अमाउंट इनको दे दो। जब सर्विस की आपकी बात आ गई, जब आपने कोई काम करके दिया है, तब आपको कौन सा ये यूज करना है, मैक्सिमम क्वांटम मैरियट का यूज करना है। अगर आपने गुड्स की बात करी है कि आपने कितने गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर कर दिए हैं, उसकी आपको रीजनेबल वैल्यू चाहिए, तब आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्वांटम वैल्यूएंट। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज रेस एक्सटिंक्टा, मैटर दैट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। अब कुछ ऐसा मैटर है, ये बेसिकली आपके मिस्टेक के पार्ट है, तभी मैंने यहाँ मिस्टेक डाला है। ओके, ये मिस्टेक का रेस एक्सटिंक्टा जो आता है आपका मैक्सिमम, तो ये आता है मिस्टेक के अंडर।
कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई कि उसके बाद क्या होता है, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस मैटर की आप बात कर रहे होते हो, वो जिसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है बेसिकली, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब हम यूज कर लेते हैं रेस एक्सटिंक्टा। ओके, एग्जाम्पल पहले देखो। इफ टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द हायर ऑफ अ कार which unknown to both parties had been destroyed the day before by a fire, the contract will be void for common mistake। अब देखिए, दो पार्टीज थी, एक इनकी कार थी, इसकी कार थी या कुछ भी यहाँ पड़ी थी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में कि ठीक है मैं तुम्हारी कार हायर कर लूंगा, कितने पैसों में कर लूंगा। वो कहता है ठीक है जी मैं आ जाऊंगा, या जो भी मैं आपको दे दूंगा। अब क्या होता है, कार कोई आग लग जाती है, फायर लग गई, बताया ना। अब क्या होगा, जिसके बारे में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैटर, जो मैटर यहाँ क्या था, सब्जेक्ट मैटर कौन सा था, कार थी, अब वो ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खारिज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बात समझाई हुई है, इजी समझ लग गया आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, सब्जेक्ट मैटर दैट नेवर एग्जिस्टेड। केसेस देखो इसके, Courier versus Hasty, both parties enter into a contract for the sale of cargo of corn. Unknown to both parties during the voyage, the corn got fermented and it was subsequently sold off by the captain of the ship. अब देखिए, इन्होंने इनकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि it got fermented and it was subsequently sold off by the captain of the ship. When the seller sued for the contract price, the court held that this was case of Rex extincta. As a result, the contract was voided. Now, in the case of Galloway versus Galloway, both parties entered into a marriage settlement contract. Subsequently, it was discovered that their marriage was void ab initio. It never existed in the eyes of law. अब देखिए, आपको मैरिज सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हैं, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बोला कि वॉइड है, इनिशियली ही वॉइड है, ठीक है। उसके बाद the court held that since there was never a marriage, there can't be a marriage settlement. मैरिज ही नहीं है तो मैरिज के सेटलमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर गए हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड वॉइड एब इनिशियो। ये आपका गैलोवे वर्सेस गैलोवे में है, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर दैट नेवर एग्जिस्टेड, उसके आपने अब यहाँ मैरिज हुई नहीं है, मैरिज सेटलमेंट कर ली है, सब्जेक्ट मैटर आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएंगे आपके, वॉइड एब इनिशियो। ओके, यहाँ पे भी कौन इनका सेल हो गया था, शिप के कैप्टन ने कर दिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए फॉर द कार्गो ऑफ कॉर्न। सब्जेक्ट मैटर आपके एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो रेस एक्सटिंक्ट आपको यही बात समझा रहा है। Okay, the scenario is quite common in the contracts for the sale of goods. It seems logical that such contracts would also be void. But कुछ ऐसे कॉमनवेल्थ का केस था, उसमें उन्होंने कह दिया था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कुछ दिख जाए पर्टिकुलरली कि सब्जेक्ट मैटर इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा या वो सीज टू एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, उस केस में वो वॉइड जो है उनको नहीं करते। तो बेसिकली रेस एक्सटिंक्टा अगर आपका मिस्टेक के दौरान आ गया, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए पढ़िए, पार्टीज मेक सम मिस्टेक, 3 टाइप्स कॉमन मिस्टेक है, रेस एक्सटिंक्टा है, द थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या था, टाइमिंग हियर वाज वेरी मच क्रूशियल, टाइमिंग इसमें उन्होंने डाली नहीं, उस पीछे से सेल कर दिया, ठीक है। सो ये वाले केस उन्होंने ऐसे डिस्कस करा है। रेस हुआ भी आपका होता है, वो कहता है द थिंग इज हिज। सो इसका केस है कूपर वर्सेस फिब्स, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर समथिंग विच यू ऑलरेडी ओन। बेसिकली रेस सुआ क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी वो चीज आप ही ओन कर रहे हो और उसका किसी आप कोई और आपके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर समथिंग विच यू ऑलरेडी ओन। अब आपके पास तो उसकी आपके, अब इसका एग्जांपल प्रॉपर्टी का कोई लगा लो, अब आपको पता नहीं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और से कर लिया, ठीक है। अब जब आपको पता है, बाद में पता चलता है कि वो तो आपकी है, दैट थिंग इज योर वेरी ओन, ठीक है, तो उस केस में क्या लग जाता है, रेस हुआ लग जाता है। इसका और एग्जांपल देख लो, आपको कोई पेन दिख गया, आपको का पेन कहीं खो गया था और वो उसी पर्सन के पास था, बट उस पर्सन को नहीं पता था कि वो आपका पेन है,
आपने देखा, आपने कहा ये ऐसा पेन तो मेरा गुमा था, मुझे तुम ये पेन दे दो, कितने का दोगे? तो बाद में कोई और आपको बताता है ये तो आप ही का पेन है, तो वहां पे क्या लग जाएगा? रेस हुआ, बिकॉज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर समथिंग विच यू ऑलरेडी ओन, दो दैट टाइम ही वॉज इन द गुड पोजेशन, बट स्टिल जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि रेस हुआ को कैसे समझना है। जिस पर्सन, दैट पर्सन हु ऑलरेडी ओन दैट पर्टिकुलर थिंग, that person can't enter into a contract for the very same thing. ओके, मतलब उसी की चीज है, वो किसी और से उसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं कर सकता। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ कॉमन मिस्टेक्स आर टू क्वालिटी आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जब आप आइडेंटिटी कर लेते हो सब्जेक्ट मैटर की, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैक्सिमम से। रेस एक्सटिंक्टा, रेस हुआ इंपॉर्टेंट है, रेस एक्सटिंक्टा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या आ जाता है, मैटर जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, वो ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाते हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड मान लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, पैरिडेल्टो, इट मीन्स इन इक्वल फॉल्ट। व्हेन द पार्टीज आर इन इक्वल फॉल्ट ना, तब ये आपका मैक्सिमम यूज होता है। जब देखते हैं प्लेंटिफ भी उतनी ही गलती कर रहा है, डिफेंडेड भी उतनी ही गलती कर रहा है, तब कोर्ट्स वो ये ऐसा यूज कर लेते हैं कि बोथ द पार्टीज आर इन इक्वल फॉल्ट। ओके जी, द लीगल टर्म इन पैरिडेलिक्टो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशंस व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ सिविल सूट आर इक्वली एट फॉल्ट फॉर द रॉन्ग डूइंग. It basically means that both parties are equally to blame. The court will side with neither party. If the dispute is over possession of an item, the party in possession of the item generally retains possession unless someone not at fault can stake a claim in court. So, possession का कहते हैं आपका dispute हो रहा है, the part अब किसी के पास possession की वो item है, ठीक है, वो retain करेगा until unless कोई उसके आ नहीं जाता क्लेम करने के लिए। तो बेसिकली आपको पैरिडेलिक्टो आ गया तो आपको बस ये याद रखना है दैट इट व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन इक्वल फॉल्ट। ओके, एग्जांपल, एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू पेंट हिज हाउस आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2019। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी एक्स और बी का, उसका घर पेंट करने के लिए, आफ्टर कहता है मेरा 1 जनवरी को घर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुमने पेंट करना है। Neither the house is completed nor does the painter come. अब यहाँ पे देखो ना घर कंप्लीट हुआ 1 जनवरी तक, ना वो पेंटर आया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, the house as he is busy, here both the parties are at equal fault. उसने बोला था 1 जनवरी को मेरा काम खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, पेंटर को बोला था वो भी नहीं आया, now here both the parties are at equal footing, कि वो दोनों ही इक्वल फुटिंग पे डिफॉल्ट पे हैं। ओके, सो here both the parties are at equal fault and no action in the court of law arises. So basically आपको कॉन्ट्रैक्ट में इसको पैरिडेलिक्टो को कैसे कनेक्ट करना है, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, पार्टीज, दोनों पार्टीज इक्वल डिफॉल्ट पे हैं। उसने कुछ डेट, जैसे इस एग्जांपल से समझो, कुछ काम करने के लिए बोला था, इतने दिन इतने टाइम से ये काम खत्म होगा तो हम ये दूसरा काम शुरू करेंगे, जिसको साइन करा था वो भी नहीं उस दिन आया, उसका भी काम नहीं खत्म हुआ, दोनों पार्टीज ही डिफॉल्ट में है, ठीक है। अब कोई एक जन भी जाके उसको कोर्ट में नहीं जा सकता इन्फोर्स कराने के लिए, बिकॉज बोथ पार्टीज आर इन फॉल्ट। ओके, ये एग्जाम्पल से कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझो। आ गई आपकी प्रोपोजिशन, तो आपका अगर आ गया कि बताओ ये पॉइंट पे आ जाएगा, आपको ये बात याद रखनी है, व्हेन देयर इज पैरिडेलिक्टो, ठीक है, बोथ पार्टीज आर एट इक्वल फॉल्ट एंड नो एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ विल अराइज। ओके, नाउ ex dolo malo non orator action, it is basically used for illegal contracts. No right of action can have its origin in fraud. अब देखिए, अब आपका फ्रॉड के पे कुछ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि जिसने करा है वो इसके अगेंस्ट अब एक्शन नहीं ले सकता। ओके, नो कोर्ट विल lend his aid to a man who found his cause of action upon an immoral or an illegal act. ठीक है, कहते हैं, अब इसको समझो लाइन को, कॉज ऑफ एक्शन क्या है। अब उसने कोई इमोरल या कोई इलीगल एक्ट करा है, अब उसको अपने ही काम को रिलेटेड कोई कॉज ऑफ एक्शन उठाना है, तो कोर्ट उसको ऐसी राइट नहीं देती, ठीक है। नो राइट ऑफ एक्शन कैन अराइज व्हेन द रीजन वाज इन फ्रॉड। तो आपका एक्स डोलो मैलो नॉन ऑरिटर एक्शन, अब आपको इसको कैसे याद रखना है, नॉन
एक्शन से याद रख लेना कि डोलो मालो आ गया मतलब कि बंदा एट फ्रॉड है, पर्सन इज एट फ्रॉड, नो एक्शन विल अराइज। ओके, व्हेन पर्सन इज हिमसेल्फ, ठीक है, इन फॉल्ट, who doing an illegal or immoral act, that person can't arise a cause of action against it. Okay जी, now next, nudum pactum non oritur action, ये आपका है कंसिडरेशन पे। नूडम पैक्टम हमने पढ़ा था, दैट इज बेस्ड अपॉन योर नेकेड बेयर प्रोमिसेस विच आर विदाउट कंसिडरेशन, राइट, विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली मॉरली नॉट लीगली, हमने अभी पढ़ा था नूडम पैक्टम। नाउ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वन फ्रॉम विच नो एक्शन अराइजेस, हमने उसी में ही पढ़ा था कि उसमें कोई कंसिडरेशन की बात नहीं होती, इट इज बेस्ड ऑन अ ग्रेट्यूटियस एक्ट्स, ठीक है। तो a legal doctrine which states that the plaintiff will be unable to pursue legal relief and damages if it arises in connection with their own tortious act. ओके जी, तो ex nudo non tortious action क्या कहता है? No cause of an action arises from a bare promise, ठीक है, no consideration, no contract. So it is a general rule, out of a naked pact no cause of action can arise. An agreement without consideration is void. A promise in order to enforceable must have consideration because only a consideration can establish legal obligation and create legal rights between the parties. Okay जी, now next, ex aqua et bona. So it is related to your quasi contract. ओके, सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जब कोई और दो पर्सन पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं जबकि वो लीगली बाउंड भी नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल इसका यही होता है, आपने अपने घर एड्रेस पे पार्सल मंगवाया था, डिलीवरी बॉय आपके नेबर को दे जाता है, वो रख भी लेते हैं, कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो अनफेयर हो गया, बट कोर्ट क्या कहती है? अब उसके इसमें हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। अब आपने एक बास्केट मंगाई फ्रूट्स की अपने घर पे, आपने उसको बोला जब मैं खा लूंगा सारे फ्रूट्स मैं आपको उसके पैसे भिजवा दूंगा, ठीक है। वो पर्सन कहता ठीक है। अब ए ने, आप बी हो, कॉन्ट्रैक्ट करा फ्रूट्स का, फ्रूट बास्केट का, आपने बोला जब मेरे घर आएगी मैं कंज्यूम करके आपको फिर पैसे दूंगा। अब ए को कोई पैसे नहीं है। अब ए जो है गलती से सी के घर चले जाता है, सी को पकड़ा देता है, सी को लगता है अरे शायद मेरा ये बर्थडे गिफ्ट है, वो रख के खा खू लेता है, हजम कर लेता है फ्रूट्स। अब ए का हो गया नुकसान, गलती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच, ठीक है, अब हो गया इन दोनों के भी, जबकि ये चाहते भी नहीं थे एंटर करना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा? कोर्ट कहेगा सी को या तो ए को उतने पैसे दे दो कि आपने वो कंज्यूम कर लिए, या फिर आप उतने ही सेम बास्केट उसको रिटर्न कर दो ए को। ओके, तो एक्स एक्वा एट बोना क्या कहता है? फ्रॉम इक्विटी एंड कॉन्साइंस। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स्ड बाय द लीगल सिस्टम no matter how unfair it may prove to be. अनफेयर ही तो था ए और सी का, करना तो बी को था, बट कोर्ट इनको इन्फोर्स कर रही है। कैसे इन्फोर्स कर रही है? अब इसका लॉस हुआ है, उसको कह रही है दो, आप उसके पैसे दो। बट अ केस टू बी डिसाइडेड एक्स एक्वा एट बोनो ओवरराइड्स अ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ एंड रिक्वायर्स इंस्टेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इज फेयर एंड जस्ट अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। सो फेयर आपने देखना है, इक्विटी बेस्ड अपना डिसीजन देना है। तो एक्स एक्वाइड बैनो अगर आपका आ गया, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लगता है, आपको वही समझ आना है, यहाँ पे फ्रॉम इक्विटी एंड कॉन्सेंस लगाना है। तभी इन्होंने ऐसे बोला, अब इनका वेट ज्यादा होगा इनका कम होगा, पर ये 4 जन है, यहाँ 2 है, बट फिर भी इक्विटी पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट। समझ रहे इक्विटी बेस्ड क्या होता है? इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, 2-2 नहीं है, 2-2 होता तो इक्वालिटी होती, बट ये इक्विटी है। ओके जी, इक्विटी हमने पढ़ा भी था क्या होती है इक्विटी। तो इक्विटी को समझो आप कि फिर जब आपने कुछ काम करना हो। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे वॉल थी, यहाँ कुछ मैच चल रहा था, एक पर्सन लंबा है,
ठीक है, और 1% बहुत ही छोटा है, एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तो कोई स्टूल की जरूरत नहीं है, तो ये तो पहले इक्वली खड़े हैं, ये आपका आ गया कंसेप्ट इक्वल का। अब इक्विटी का इसमें कैसे कंसेप्ट आएगा, अब इसको कोई स्टूल की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर जाने के लिए 2 स्टूल्स चाहिए तब ये देख पाएगा, और इसको ऊपर जाने के लिए 1 स्टूल चाहिए तब ये देख पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्विटी होती है, यहां इक्विटी हो गई, फेयरनेस आ गई, ओके। नीचे चाहे इक्वालिटी नहीं है, सो जैसे इस केस में यहाँ इक्वालिटी नहीं है, 4 वर्सेस 2 है, बट यहाँ पे आपका बैलेंस है, विच इज व्हाट इक्विटी सेज, फेयरनेस होनी चाहिए। तो एक्स एक्वायर्ड वैल्यू आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है टू गिव द फेयरनेस टू द वन हु हैज सफर्ड। अब ये तो इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, ये तो लीगली बाउंड था भी नहीं, बट कोर्ट कहता है इनको बनाओ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सो दैट जिसका सफरेज, जिसने सफर करा है उसकी डैमेजेस जो है कंपनसेट वो हो जाए, जिसको डैमेजेस हो गई है, ओके जी। नाउ एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू रीजनेबल अमाउंट टू बी पेड फॉर द वर्क डन, ये भी हमने पढ़ा था कि जितना आपने काम करा है, अभी हमने इसमें क्वांटम मैरियड, क्वांटम वेली बैंड करे थे, तो एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू क्या कहता है, रीजनेबल अमाउंट करो जितना आपने काम करा था। एक आपका गुड्स पे बेस था, एक आपका सर्विस पे बेस था, तो ये आपके वर्क डन पे बेस है, वही सर्विस पे बेस है, जितना काम करा है एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू यही कहता है, रीजनेबल अमाउंट शुड बी पेड फॉर द व्हाट यू हैव डन, ओके। नाउ नेक्स्ट, सुप्रीसियो वैल्यू, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अब कोई एक्टिवली कंसीलमेंट कर दे किसी फैक्ट्स की, जब उसको पता था, उसको नॉलेज भी थी, बिलीव भी था उस फैक्ट का, और वो जानबूझ के कंसीलमेंट कर दे एक्टिवली, तब सुप्रेसियो, सप्रेस कर दिया फैक्ट को, समझो, सप्रेसियो वेरी यूज होता है। इट इज अ रूल ऑफ इक्विटी एज वेल एज ऑफ लॉ दैट सुप्रेसियो वेरियो इज इक्विवेलेंट टू सजेस्टिव फॉल्सी, and where either the suppression of the truth or the suggestion of what is false can be proved. In effect material to the contract, the party injured may have relief against the contract. तो suggestive falsity क्या होता है, जब आप false कुछ statements दे देते हो। और suppressive value आपने कैसे याद करना है, जब आप किसी पर्टिकुलर, आपको पता है, नॉलेज है कि वो चीज खराब है, पर आप जानबूझ के अपने फैक्ट्स की कंसीलमेंट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देते हो, ठीक है। सो क्या बात याद करनी है, आइदर द सप्रेशन ऑफ द ट्रुथ, suppresso veri, और suggestion of what is false can be proved, false, suggestive, false, okay, suggestion of what is false and concealment of the truth, okay. And when party enters into such contract, the party injured can get the relief against it, कि दूसरी पार्टी को पता था, उन्होंने मुझे बताया नहीं, अब मुझे इतनी कंपनसेशन चाहिए इस बात की, they were knowing and they had actively concealed the facts, or they have told certain truths, certain false things to me, so that I can enter into the contract. In certain cases, the person who has been injured आपको पता है ना, हमारे लॉ में इंजर क्या होता है, जिसको कोई डैमेजेस हो गए हो, लीगल इंजरी हो गई हो, ओके जी। नाउ नेक्स्ट, subrogation, substitution of one person of group by another in respect of debt or insurance claim. Example, X gives guarantee on behalf of B to A that he will pay the money if B is unable to pay the money. अब X ने गारंटी दी थी on behalf of B to A कि अगर B पैसे नहीं दे पाएगा, unable to pay, I will pay the money. अब B fails to pay, here A can subrogate X in place of B, he is the guarantor of debt. अब देखिए X ने गारंटी ली थी कि B नहीं पे करेगा जी, मैं पे कर दूंगा, अब B ने सच में वो फेल हो गया, पे नहीं करा, अब X को जो है पर देने पड़ेंगे पैसे, तो उसे बोलते हैं रूल ऑफ सब्रोगेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन। ऑफ ड्यूटी तो बी की थी, बट गारंटर ये बन गया था, तो ही हैज टू पे द डेट, ओके ओके, सॉरी। इंश्योर्ड पार्टी एंड इंश्योरर, सब्रोगेशन राइट्स, wrong doer is here, कोई नहीं करेगा, the one who has insured that person will have to pay, right? Now next, repudiation is rejection of a proposal or idea. To repudiate the contract means to stop it, to reject it,
Okay, and contracts with M to buy his vintage car for 1 crore rupees. M repudiates the contract by not accepting the offer. That is known as a repudiation. Now let us see remission, acceptance of lesser sum than what was agreed in contract for the discharge of the whole debt. अब remission क्या होता है, आप lesser sum भी accept कर लो जितना आपने वैसे आपने एग्री करा था, सो दैट पूरा डेट जो है डिस्चार्ज हो जाए. डिस्चार्ज क्या होता है, रिलीज हो जाए. Right? Example, X contracts with B to lend him money sum of 10,000 rupees in lieu of 5% interest each year. X after, अब देखिए X और B में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था with B to lend him, अब इसको 10,000 रुपीज दिए हैं with lieu of 5% इंटरेस्ट के साथ कि हर ईयर उसको 5% इसका इंटरेस्ट देना है. X after 10 years is only able to return principal plus principal amount plus only 2% interest. Here B has done remission of the remaining. अब देखिए अब उसने 3% दिया, नहीं बात हुई थी 5% की, दिया सिर्फ साथ में 2% प्रिंसिपल अमाउंट के. तो रिमिशन क्या होती है, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन व्हाट वाज एग्रीड हुआ था 5, अब दिया उसने 2. ठीक है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट, पूरे डेट. कई बार बेसिकली ऐसे ये रिमिशन वर्ड तो यूज होता है, कई बार ऐसे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं बट उसको सारे चीज को खत्म करने के लिए बोला ना यहाँ पे, टू डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट, रिलीज करने के लिए, तो जो एग्रीड अमाउंट होती है उसे कम अमाउंट की वो एक्सेप्टेंस लेके खत्म कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज रिमिशन. ओके जी, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर. आज हमने सारे ऑलमोस्ट सारे सभी मैंने कवर करवा दिए हैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बार बार आते हैं या पूछे जाते हैं, जो या बहुत इंपॉर्टेंट है इन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच.